हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल बायोलॉजी के रिमेनिंग क्वेश्चंस, जिसमें देखेंगे साइटोस्केलेटन, ट्रांसपोसोन्स, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं डीबीटी जेआरएफ के अंदर 2010 टू 2019 में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक पेन और पेपर लेके बैठें ताकि आपके लिए शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएं। जो भी कॉन्सेप्ट आपको न्यू लगे उसको नोट डाउन कर लेना। ओके, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, CDK1 कैन ओनली बी फुल्ली एक्टिव व्हेन। तो CDK1 क्या होता है? ये सेल साइकिल का क्वेश्चन है जो छूट गया था पिछले वीडियो में, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं इसको। 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। CDK1 क्या होता है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। किसी भी सेल के प्रोग्रेशन के लिए CDK और साइक्लिन की बाइंडिंग होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो CDK1 क्या होता है? पर्टिकुलर फेज में या तो वो डिफॉस्फोराइलेशन होगा उसका, या फिर फॉस्फोराइलेशन होके वो एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन साइक्लिन में ऐसा नहीं होता है। साइक्लिन में क्या होता है? पर्टिकुलर फेज के लिए न्यू साइक्लिन सिंथेसाइज किया जाता है। ओके, तो G1 फेज के लिए जो CDK होता है वो होता है CDK4/6 और साइक्लिन होता है D। उसी तरह से S फेज के लिए CDK होता है CDK2 एंड साइक्लिन होता है E। ओके, तो इसी तरह से D, E, A, B साइक्लिन होते हैं और 4/6 G1 फेज के लिए एंड 2, 2, 1 इस तरह से CDK प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से आप अरेंज करके इसको लर्न कर सकते हो। तो CDK के फॉस्फोराइलेशन कब होता है और डिफॉस्फोराइलेशन कब होता है? एक V1 नाम का काइनेज होता है, वो क्या करता है? CDK की एक साइड पे जो थ्रियोनिन और टायरोसिन रेजिड्यू प्रेजेंट रहते हैं उन पे क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन करता है। तो V1 क्या है? एक इनहिबिटरी काइनेज है। तो इनका फॉस्फोराइलेशन होते ही क्या हो जाएगा? CDK इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। ओके, क्योंकि वो क्या है? इनहिबिटरी काइनेज है। देन अनदर एक फॉस्फेटेज आएगा। तो फॉस्फेटेज क्या करता है? डीफॉस्फोराइलेशन करता है, फॉस्फेट ग्रुप को वहां से रिमूव करेगा। तो उसको बोलते हैं CDC25 फॉस्फेटेज। वो इन दोनों इनहिबिटरी फॉस्फेटेज को क्या करेंगे? रिमूव करेगा और उसके बाद क्या हो जाता है? CDK बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। इसके अलावा एक CDC काइनेज भी होता है। वो क्या करता है? टायरोसिन 165 की पोजीशन पे क्या करता है? अनदर फॉस्फेट ऐड करता है, जिसकी वजह से फर्दर सेल प्रोग्रेस होती है आगे। ओके, तो CDK कब एक्टिवेट होगा फुल्ली? जब इसका डीफॉस्फोराइलेशन होगा बाय CDC25। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये इसका CDK का डीएक्टिवेशन और एक्टिवेशन और इसी तरह से साइक्लिन का डिग्रेडेशन और सिंथेसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको नोट डाउन कर लें। देन नेक्स्ट है ARP, प्रोफिलिन एंड विलिन आर ऑल। तो ये तीनों क्या है? एक एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है। एक्टिन क्या है? साइटोस्केलेटन प्रोटीन है। उसके ऊपर ये बाइंड करके ये कुछ रोल प्ले करते हैं। लाइक ARP क्या है? न्यू ब्रांचिंग को इनिशिएट करवाती है एक्टिन के ऊपर। इसी तरह से प्रोफिलिन और विलिन, विलिन क्या है? एक्टिन और एक्टिन की क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करती है। इसके अलावा भी काफी सारी एक्टिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं, लाइक ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन। इस तरह से रेगुलेटरी प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती है। ओके, तो ARP23 क्या है? इनिशिएट न्यू ब्रांचिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट एट बार्ब्ड एंड। तो जो एक्टिन जिस तरह से पॉलीमराइज हो रही होती है, इनिशिएट हो रही होती है, तो उसमें दो एंड प्रेजेंट रहते हैं। एक होता है पॉइंटेड एंड और एक होता है बार्ब्ड एंड। पॉइंटेड एंड पे क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है। अनदर जैसे G18 और F18 अटैच होते जाते हैं, और जो बार्ब्ड एंड है वहां पे क्या होगा? उसका डीपॉलीमराइजेशन होता है, वहां से रिमूव होते रहते हैं। ओके, तो वहां पे न्यू ब्रांचिंग को इनिशिएट कौन करवाता है? ARP2 एंड 3। इसी तरह से प्रोफिलिन क्या है? पॉलीमराइजेशन को इंड्यूस करवाएगा। और विलिन क्या है? एक क्रॉस लिंकर प्रोटीन है जो एक्टिन और एक्टिन को अटैच करवा के रखती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेल एडेशन मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूलर मोटर्स भी नहीं है, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन नहीं है। ये क्या है? एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। देन नेक्स्ट है ए कार्गो has to be delivered from the center of the cell to cell periphery using the microtubule network. To which protein does it need to be associated with? तो सेल को सेंटर से पेरिफेरी में जो ले जाती है उस
प्रोटीन को बोलते हैं काइनेसिन प्रोटीन। काइनेसिन प्रोटीन क्या है, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव इनडायरेक्टेड प्रोटीन है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है क्रोमेटोकाइनेसिन, वो क्या करती है नेगेटिव इनडायरेक्टेड पे ले जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। देन नेक्स्ट है, ये इस तरह से देख सकते हैं, डायनिन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इनडायरेक्टेड है। मायोसिन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इनडायरेक्टेड है। मायोसिन कहाँ पे बाइंड होती है, एक्टिन पे, लेकिन डायनिन और काइनेसिन माइक्रोट्यूबुल पे बाइंड होती है। और काइनिन क्या है, मोस्टली जो काइनिन होती है वो पॉजिटिव इनडायरेक्टेड होती है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है क्रोमेटोकाइनेसिन, जो क्या होते हैं नेगेटिव इनडायरेक्टेड होती है। जब सेंट्रियोल की तरफ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होकर क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होगा, तब क्या होगा, ये नेगेटिव इनडायरेक्टेड क्रोमेटोकाइनेसिन वहां पे रोल प्ले करेगी। ओके, द नेक्स्ट है, which of the following properties is common to all cytoskeleton motor protein like kinesin, dynein and myosin। तो इन तीनों जो साइटोस्केलेटन मोटर प्रोटीन्स हैं, इनकी क्या स्पेसिफिसिटी है, ये ऑल थ्री क्या करती हैं, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करके फिर क्या करती हैं, किसी भी अपना फंक्शन शो करती हैं। ओके, तो इसमें एटीपीएस एक्टिविटी इन तीनों के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, colchicine treatment block the polymerization of microtubules whereas taxol block the depolymerization of microtubules। तो ये दोनों क्या है, इसके इनिबिटर्स हैं माइक्रोट्यूबुल्स के, जो ब्लॉक करता है, एक करता है पॉलीमराइजेशन को और एक टैक्सोल क्या करेगा, डीपॉलीमराइजेशन को ब्लॉक करेगा। तो ट्रीटमेंट विद आइदर colchicine और टैक्सोल अल्टीमेटली रिजल्ट इन सेल डेथ। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, सेल डेथ हो जाती है। इट इज पॉसिबल टू अचीव द सेम रिजल्ट इवन दो the action of the both agent are opposite because they। तो इनका एक्शन बिल्कुल अपोजिट है, उसके बाद भी सेम रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोल्चिसिन और टैक्सोल दोनों ही माइक्रोट्यूबुल्स को इनिबिट कर रहे हैं, और माइक्रोट्यूबुल्स क्या बनाता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में क्या होता है, जब स्पिंडल फाइबर्स की असेंबली हो रही होती है, तो स्पिंडल फाइबर्स क्या करता है, वो सेंट्रोसोम क्या करता है, माइक्रोट्यूबुल से बना होता है। और अगर माइक्रोट्यूबुल्स का पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन इनिबिट हो गया, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, माइटोसिस वहां पे इनिबिट हो जाएगा, माइटोसिस ब्लॉक हो जाएगा, और वो अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, ब्लॉक माइटोसिस। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है, which of the following is true regarding the drugs that affect the stability of microtubules used in cancer chemotherapy। ओके, तो सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये। तो कीमोथेरेपी के अंदर यूज किया जाता है इन सारी ड्रग्स को, तो ये क्या करती है, इंटरफेयर विद माइटोसिस में इंटरफेयर करेगी। इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देन नेक्स्ट है, द बैक्टीरियल FTSZ जीन इज रिक्वायर्ड फॉर। तो FTSZ ये क्या होती है, ये भी एक सेल साइकिल के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बैक्टीरियल सेल साइकिल के अंदर। ओके, तो FTSZ जो है वो होमोलोगस होती हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से, माइक्रोट्यूबुल के जैसे, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है वो होता है लाइक एक्टिन प्रोटीन की तरह। यूकैरियोटिक सेल में एक्टिन क्या करती है, सेल फरो फॉर्म करके साइटोकाइनेसिस करवाती है, साइटोसोल का जो भी डिवीजन होता है वो करवाती है एक्टिन प्रोटीन, लेकिन ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करवाती है, वहां पे कैरियोकाइनेसिस करवाती है। लेकिन FTSZ क्या है, होमोलोगस है ट्यूबुलिन प्रोटीन के, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रिजेंबल करती है ट्यूबुलिन से, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है वो होता है सेम एज एक्टिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट का काम क्या है, सेल फरो फॉर्मेशन करना और साइटोकाइनेसिस करवाना। तो इसी तरह से सेप्टम का फॉर्मेशन कौन करवाएगा, FTSZ प्रोटीन। ओके, तो FTSZ प्रोटीन इज होमोलोगस टू ट्यूबुलिन प्रोटीन। एंड इसी तरह से एक और प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं MERB प्रोटीन। ये क्या करती है, सेल, किसी भी बैक्टीरियल सेल की विड्थ को कंट्रोल करती हैं, और ये होमोलोगस होती है एक्टिन की तरह, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है वो किसकी तरह होता है, बिल्कुल वो ट्यूबुलिन की तरह। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, सेप्टम फॉर्मेशन करवाएगी FTSZ प्रोटीन। देन नेक्स्ट है, keratin intermediate filaments are synthesized in the cytoplasm of the cell
Disulfide bonds cannot be formed in the cytoplasm. However, the keratin fibers in the skin are cross-linked by disulfide bonds. This is because तो disulfide bonds का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. वहाँ पे ऑक्सीडाइज एनवायरनमेंट चाहिए होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए. तो केराटिन फाइबर में केराटिन फिलामेंट्स का सिंथेसिस तो साइटोसोल के अंदर हो रहा है, फिर भी उसके अंदर क्या होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. इसका क्या रीजन है? क्योंकि केराटिन फाइबर बिल्कुल मेच्योर जो केराटिन फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डेड फॉर्म में होते हैं. तो डेड केराटिन फाइबर्स का जो मटेरियल होगा, जो भी कंटेंट होगा, वो क्या होगा? उस ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा और उसके अंदर क्या होंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं. और केराटिन में 40 to 50% क्या होता है? सिस्टीन प्रेजेंट होता है केराटिन प्रोटीन के अंदर. तो वहां पे मेजरली क्या होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, केराटिन क्रॉस लिंकिंग हैपेंस इन डेड सेल्स whose content are oxidized. Okay, इसके अनदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं. केराटिन फाइबर्स गेट ट्रांसपोर्टेड वाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी टू द स्किन सरफेस. ऐसा नहीं होता. इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है? साइटोसोल में. तो ये तो सेक्रेटरी पाथवे तो हो ही नहीं सकता. उसके अलावा केराटिन क्रॉस लिंकिंग है, ये करेक्ट हो जाएगा. उसके बाद केराटिनोसाइट्स हैव एन ऑक्सीडाइजिंग साइटोसोल, ये भी नहीं होता है. साइटोसोल ऑक्सीडाइजिंग नेचर का नहीं होता. उसके बाद सिक्रेटेड एंजाइम ऑफ द स्किन सेल्स फॉर्म द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आफ्टर द सिक्रेशन ऑफ केराटिन फाइबर, ऐसा भी कुछ नहीं होता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड. जो भी क्वेश्चन आपके सामने एक्सपोज हो उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें पहले, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि किस आपका कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट आप मिस कर रहे थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2019 के पेपर में. लेमिन प्रोटीन जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इंटरमीडिएट फिलामेंट न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है. ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इनसाइड द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस. तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर काफी सारे अलग अलग स्पॉट्स प्रेजेंट रहते हैं. तो उनको बोलते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियोलस, जिसको बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री, क्योंकि वहां पे क्या होता है? राइबोसोम का सिंथेसिस होता है. इसके अलावा कैजल बॉडी प्रेजेंट रहती है. कैजल बॉडी के अंदर क्या होता है? जो स्नर्प प्रोटीन होती है, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो प्रोटीन होती है, उनका क्या होते हैं? असेंबली होती है कैजल बॉडी के अंदर. ओके, और स्नर्प प्रोटीन्स कहाँ पे यूज आती हैं? जब स्प्लाइसिंग करवाते हैं तब वहां पे U1 U2 इस तरह की स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं. तो उनकी जो असेंबली होती है वो कैजल बॉडी के अंदर होती है. इसके अलावा पीएमएल बॉडी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहती है. ये मेनली देखी गई थी कैंसर सेल के अंदर, लेकिन नॉर्मल सेल के अंदर भी पीएमएल बॉडी प्रेजेंट रहती है. तो सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं होगा. इसके अलावा ये तीनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं. तो नॉट फाउंड पूछा है, तो सेंट्रोजोम क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन टू बी लीस्ट इन्वॉल्व. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या नहीं होता है? एटीपी का प्रोडक्शन होता है, हमें पता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन होगा. उसके बाद अपोप्टोसिस में भी माइटोकॉन्ड्रिया का काफी ज्यादा रोल होता है. साइटोक्रोम C जो होता है वो रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया से. उसके बाद ही अपोप्टोटिक पाथवे प्रोग्रेस करता है. अपोप्टोटिक पाथवे क्या होता है? प्रोसीड होता है. उसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो TCA साइकिल है वो भी कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है. तो ये तीनों तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लिस्ट इन्वॉल्व तो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस जो होता है वो होता है साइटोसोल के अंदर. फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा. तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. द नेक्स्ट है, हीट शॉक प्रोटीन 70 सेपरॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स. तो हीट शॉक प्रोटीन्स के लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है. अगर आपने वो नहीं देखा हो तो वो भी देख लें, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेपरॉन प्रोटीन्स का क्या रोल होता है, किस तरह से ये फोल्डिंग करवाती है, प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग में रोल प्ले करती है. ओके, तो हीट शॉक प्रोटीन 70 है, ये वाइडली प्रेजेंट होती हैं, सब सारे ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में. लेकिन गोल्जी बॉडी के अंदर ये हीट शॉक प्रोटीन 70 प्रेजेंट नहीं रहती है. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी.
देन नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एसोसिएशन। तो इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स दिए हुए हैं और उनका कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। तो लाइसोसोम में लिखा है सिंथेसाइजेस मॉलिक्यूल्स फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए मॉलिक्यूल्स का सिंथेसाइज लाइसोसोम में नहीं होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें इनकरेक्ट ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन चलता है, हमें पता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसी को बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइजेस प्रोटीन एंड सेंड देम इनटू गोल्जी एपरेटस। तो ये भी हमने देखा है सेक्रेटरी पाथवे में जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। उसके बाद पोलिसोम्स क्या होते हैं, पोलिसोम काफी सारे राइबोसोम्स होते हैं जो मैसेंजर आरएनए से अटैच होकर काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो मेक लार्ज क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाते हैं ये, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ द इनसाइड आउट वेसिकल विद एन अनकपलर लाइक डाइनाइट्रोफिनॉल that allow protons to freely move across the vesicle membrane would be expected to। तो डाइनाइट्रो 2,4-D ये 2,4-D डाइनाइट्रोफिनॉल्स जो होता है वो एक अनकपलर की तरह वर्क करता है। अनकपलर्स क्या होते हैं, जो कुछ पोर्स फॉर्म करके आयंस का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, डाइनाइट्रोफिनॉल्स अनकपलर की तरह वर्क करेगा फॉर प्रोटॉन्स आयंस के लिए। तो प्रोटॉन्स का अगर मूवमेंट होगा तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन का कंजम्पशन तो होता रहेगा लेकिन एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि जब प्रोटॉन्स F1 और F0 पार्टिकल F0 पार्टिकल से क्रॉस करते हैं तभी क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो एटीपी सिंथेज में नहीं जाएंगे प्रोटॉन्स, कहाँ पे, डायरेक्टली ये अनकपल हो गए हैं डाइनाइट्रोफिनॉल से। तो यहाँ पे O2 का कंजप्शन तो होता रहेगा लेकिन एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन स्मॉल अमाउंट में एटीपी का प्रोडक्शन फिर भी होता है, तो इसलिए बिल्कुल इनहिबिट एटीपी सिंथेसिस नहीं बोल सकते, इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिट नहीं होगा, इसमें क्या होगा, O2 का कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, देन नेक्स्ट है lectin can bind to plasma membrane vesicle if it is। तो लेक्टिन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है। तो अगर कोई भी वेसिकल राइट साइड में फॉर्म होगी तो तभी उसके साथ क्या होता है, लेक्टिन बाइंड कर सकता है, क्योंकि राइटली अगर कोई वेसिकल फॉर्म हो रही है तो उसके ऊपर क्या लगा रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्सटीरियर साइड में कार्बोहाइड्रेट का एडिशन हुआ रहता है। ओके, तो राइट साइड आउट जो वेसिकल होगी वहां पे क्या होगा, लेक्टिन बाइंड होगा। और इनसाइड आउट वेसिकल में कौन बाइंड होगा, एनेक्सिन 5। एनेक्सिन 5 बाइंड करता है फॉस्फेटिडाइलसेरिन से। ओके, और फॉस्फेटिडाइलसेरिन इनर लीफलेट में प्रेजेंट रहती है। अगर वेसिकल उल्टी फॉर्म हो गई, इनसाइड आउट हो गई, तो उसमें क्या होगा, एनेक्सिन 5 बाइंड करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट साइड आउट। देन नेक्स्ट है ALU एलिमेंट्स आर। तो ALU एलिमेंट्स क्या है, एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट रहता है लॉन्ग इंटरस्प्रेड न्यूक्लियोटाइड एलिमेंट्स के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ALU एलिमेंट्स के लिए कुछ बताया है। ALU एलिमेंट्स आर वाइडली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द प्राइमेट जीनोम। प्राइमेट जीनोम के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये ओनली अदर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं रहता है। और प्राइमेट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, मंकीज वगैरह, और हम लोग भी किस में आते हैं, प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। तो प्राइमेट्स के जीनोम में प्रेजेंट रहता है बट एब्सेंट इन अदर एनिमल्स, so makes these elements a useful tool for identifying human DNA sequence that have been inserted into cell of other animals in what are known as marker rescue experiment। तो मार्कर रेस्क्यू एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, इनको एज ए मार्कर यूज किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंट होते हैं प्राइमेट्स के अंदर। और ये क्या है, वाइडली डिस्पर्स्ड रहते हैं, तो लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियोटाइड एलिमेंट्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है AC ट्रांसपोजोन इज ए। तो AC ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, ये मेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ACDS एलिमेंट्स।
जो बारबरा मैक्लिंटॉक ने इसको डिस्कवर किया था, मेल्स के अंदर जो भी पिगमेंटेशन होता है उसकी बेस पे, तो वो किसकी वजह से होता है, इन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की वजह से होता है। तो एससी क्या है, यहाँ पे ऑटोनोमस एलिमेंट्स है और डीसी नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट्स होता था। तो एसी एसी और डीएस, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एसी क्या है, एक ऑटोनोमस एलिमेंट्स है। Then next है, which one of the following represent an autonomous retrotransposons? तो retrotransposons के एग्जांपल है यहाँ पे लाइंस और साइंस। तो इसमें से ऑटोनोमस कौन सा है, लाइंस, क्योंकि जिसके पीछे एक LTR लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स प्रेजेंट रहती है वही क्या होता है, ऑटोनोमस होता है। तो इसमें क्या होगा, कॉपी होगा और पेस्ट हो जाता है ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोजिशन एलिमेंट इवेंट्स वुड इंक्रीज द डीएनए कंटेंट इन ए गिवन सेल। तो डीएनए कंटेंट कब इंक्रीज होगा, जब वहां पे किसी भी डीएनए की कॉपी होगी और वहां से वो अदर साइड पे जाके पेस्ट हो जाता है। तो ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं, ये इनको जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, अपना डुप्लीकेशन करके कहीं पे भी जाके वहां पे लग जाते हैं किसी भी क्रोमोसोम के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियोटाइड एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं डीएनए की कंटेंट को, ओके। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। The next है, which of the following enzymes are required for making plant protoplast? तो प्लांट प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जब किसी भी प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। जो रिमेनिंग पार्ट होता है सेल वॉल को रिमूव करने के बाद उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो सेल वॉल को रिमूव करेंगे तब प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन होगा। सो सेल वॉल किससे बनी होती है प्लांट्स की, सेल्यूलोज और पेक्टिन से। तो उसकी सेल वॉल का ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी वो होंगे सेल्यूलोज एंड पेक्टिनेज, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि सेल वॉल को रिमूव करेंगे तभी प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन कर पाएंगे, ओके। देन नेक्स्ट है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन रेंज बिटवीन। तो न्यूरॉन सेल के अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो होता है -60 मिलीवोल्ट टू -70 मिलीवोल्ट। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। देन नेक्स्ट है, द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी ऑफ डाइमिथाइल यूरिया इज। तो डाइमिथाइल यूरिया क्या है, एनालोगस होता है यूरिया का और इसके यूरिया के परमिएबिलिटी को इनहिबिट करता है, ओके। तो यूरिया से डाइमिथाइल यूरिया की जो परमिएबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है थोड़ी। तो इसमें यूरिया फ्लक्स वाज इनहिबिटेड 98% बाय डाइमिथाइल यूरिया। तो इसके अंदर कंपेरेटिव ट्रांसपोर्ट देखा जाता है इनके बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर देन दैट ऑफ यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is true with respect to the formation of disulfide bond in a protein produced by eukaryotic cell? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में। तो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आउटसाइड द सेल इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में होगी तो वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट प्रेजेंट होगा, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1, ओके। साइटोसोल में हो नहीं सकते, ये अनदर ऑप्शंस रॉन्ग है। उसके बाद है, टिकोइक एसिड possibly plays a role in growth of bacterial cell by regulating the activity of। तो टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट रहता है और ये क्या करता है, कुछ ऑटोलाइसिन होते हैं, कुछ ऑटोलाइसिन एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो ब्रेक करते हैं वहां पे जो भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट रहता है, β14 या β16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, उसको क्या करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं टिकोइक एसिड, ओके। तो टिकोइक एसिड क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ टिकोइक एसिड इज टू प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल वॉल। सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, अट्रैक्टिंग केटाइंस सच एज मैग्नीशियम एंड सोडियम्स। इसमें केटाइंस प्रेजेंट रहते हैं लाइक मैग्नीशियम एंड सोडियम। उसके बाद टिकोइक एसिड ऑल्सो असिस्ट इन रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ। जब सेल की ग्रोथ होती है तो वहां पे क्या होता है, सेल वॉल का ब्रेकडाउन करना पड़ता है। तो रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ by limiting the ability of autolysins to break the β14 bond between the N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid।
जो नेग और नेम होते हैं उसके बीच में जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करके ये क्या करते हैं, सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोलाइसिन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, which one of the following enzymes is an established intracellular antioxidant? तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कौन वर्क करता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस, हमें पता है क्योंकि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस हो नहीं सकता, ये तो लैक्टेट पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करवाता है और लैक्टेट को वापस से पायरुवेट में कन्वर्ट करवा सकता है। इसी तरह से फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज तो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करवाता है, तो ये भी नहीं हो सकता है, गामा सिक्रेटेज भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये ऑल 3 एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज। ये क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करवाते हैं। तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। उसके बाद है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, which one of the following reaction is performed by cytochrome P450 to detoxify the xenobiotics? तो साइटोक्रोम P450 जो लीवर और किडनी सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। और उसमें क्या रिएक्शन होती है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के थ्रू वो क्या करता है, नॉन पोलार सब्सटेंसेस को पोलार सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करवाते हैं, ताकि पोलार एनवायरनमेंट है सेल का तो वो वहाँ पे डिजोल्व हो सके जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो साइटोक्रोम P450 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट रहता है, लीवर सेल की या फिर किडनी सेल के अंदर, और ये क्या करता है, xenobiotic कंपाउंड्स को डिटॉक्सिफाई करवाता है थ्रू हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के थ्रू। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कैन रेगुलेट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बाय चेंजिंग द लिपिड कॉम्पोजिशन। तो if cell are transferred from a warm environment to a cold one, it can be expected that, तो किसी वार्म एनवायरनमेंट से कोल्ड वन में उसको ट्रांसफर किया है किसी ऑर्गेनिज्म को, तो हमने देखा था ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे। तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिस्टर्ब करते हैं 2 फैक्टर्स, वो होते हैं एक तो मेल्टिंग टेम्परेचर को मेनली जो अफेक्ट करते हैं वो होता है एक तो चेन लेंथ और एक होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो मेल्टिंग टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेन लेंथ, अगर मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेन लेंथ भी वहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर मेल्टिंग टेम्परेचर लो होगा तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो अगर वार्म एनवायरनमेंट से कोल्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं तो मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा उसका, तो वहाँ पे क्या होगा, जो शॉर्ट चेन वाले जो फैटी एसिड्स हैं उनका नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देयर विल बी डिक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ 16 कार्बन फैटी एसिड कंपेयर टू 18 कार्बन फैटी एसिड। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट चेन है थोड़ी 18 से। उसके बाद देयर विल बी इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ 16 कार्बन फैटी एसिड, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कंपेयर टू द 18 कार्बन फैटी एसिड। तो 16 कार्बन फैटी एसिड को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा एज कंपेरिजन टू 18 कार्बन फैटी एसिड। ओके, तो सेचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होगा, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज होंगे अगर कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं तो। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, टे-शेक्स डिजीज इज ड्यू टू ए डिफेक्ट इन एंजाइम, कौन से एंजाइम में डिफेक्ट हो रहा है, एंड एज इट्स सबस्ट्रेट, तो इसका सबस्ट्रेट कौन सा है। तो टे-शेक डिजीज क्या होती है, एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है जिसके अंदर GM2 गैंग्लियोसाइडेज एंजाइम, जिसको हेक्सोअमीनेडेज एंजाइम भी बोलते हैं, ये क्या हो जाता है, इस एंजाइम के अंदर डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से GM2 गैंग्लियोसाइड GM3 के अंदर या फिर अनदर गैंग्लियोसाइड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन के अंदर GM2 गैंग्लियोसाइड्स का डिपोजिशन होने लग जाता है। तो ये क्या है, सारी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो एंजाइम डिस्टर्ब होगा वो होगा हेक्सोअमीनेडेज ए, जिसको GM2 गैंग्लियोसाइडेज भी बोलते हैं, और जो सबस्ट्रेट होगा इसका वो क्या होगा, GM2 गैंग्लियोसाइड। ओके, नेक्स्ट है, ये सारी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी लाइफ साइंसेज से रिलेटेड एग्जाम में, हर एक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो GM2 गैंग्लियोसाइडेज में GM3 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा,
हेक्सोएमिनेडेज ए अगर डिस्टर्ब हो गया तो टेस्ट एक डिजीज हो जाती है। इसी तरह से गाउसर डिजीज होती है, ग्लूकोसेरिप्रोसाइड अगर कन्वर्ट नहीं हो पाता सीरेमाइड में तो ओके। और यहाँ पे जो एंजाइम आता है होता है ग्लूकोसेरिप्रोसाइडेज। इसी तरह से स्पिंगोमाइलिन अगर कन्वर्ट नहीं हो पाता सिरेमाइड में तो यहाँ पे नीमान पिक डिजीज हो जाती है स्पिंगोमाइलिनेज एंजाइम की एब्सेंस में। और सिरेमाइड ट्री हेक्सोसाइड से फेब्री डिजीज होती है। उसी तरह से गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड अगर सिरेमाइड में कन्वर्ट नहीं हो पाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है क्रेब डिजीज हो जाती है, जो कौन से एंजाइम के डिफेक्ट की वजह से होती है, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज ओके। तो ये सारी डिजीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, लाइक ये वाला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। थेरेपीज ऑफ लाइसोसोमल एंड पैरोक्सिसोमल डिसऑर्डर दैट हैव shown success in clinical trials with enzymes replacement therapy exclude। तो इसमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो जिसकी कोई थेरेपी इसके एंजाइम को रिप्लेसमेंट नहीं करवाया गया है। तो इसमें से गाउसर डिजीज, फेब्री डिजीज एंड पोम्पी डिजीज, ये तीनों क्या है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है। और इन तीनों में क्या हुआ, इनका एंजाइम का रिप्लेसमेंट करके इसका डायग्नोज कर दिया गया है इन सारी डिजीज को। लेकिन रेप्सम डिजीज क्या होती है, एक पैरोक्सिसोमल डिजीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, रेप्सम डिजीज इज ए पैरोक्सिसोमल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द इम्पेयर्ड अल्फा ऑक्सीडेशन। जो ब्रांच चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन, उनका कैटाबोलिज्म होता है वो होता है पैरोक्सिसोम के अंदर। और अगर वो नहीं हो पाए तो उसमें क्या होता है, ये वाली डिजीज हो जाती है, जिसकी वजह से एक फाइटेनिक एसिड का क्या हो जाता है, डिपोजिशन होने लग जाता है। प्लाज्मा और टिश्यू का डेरिवेटिव्स है ये। और दिस में बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फाइटेनोइल कोएंजाइम हाइड्रोक्सिलेज और परटॉक्सिन 7 एक्टिविटीज। तो ये जो एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाता है, रेप्सम डिजीज हो जाती है। और इसका कोई भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया गया है, इसमें एंजाइम का रिप्लेसमेंट नहीं किया गया है ओके। तो ये सारी जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है इनको डायग्नोज कर दिया गया है थ्रू एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देन नेक्स्ट है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज आर ए ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिजीज। ये वापस वही क्वेश्चन है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज का। दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस और क्लास ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द लाइसोसोम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म कैन कॉज लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज एक्सेप्ट ओके। तो कौन से सारे मैकेनिज्म से लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हो सकते हैं, लाइक डिफेक्ट इन एंजाइम एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन फॉस्फोट्रांसफेरेज। ये क्या करता है, मेनोज के 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करवाता है, तभी जाके क्या होगी, वो सारी जो एसिड हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में और गोल्जी से कहाँ पे जाती है, लाइसोसोम के अंदर ट्रांसफर होती है। तो अगर इस एंजाइम में डिफेक्ट हो गया तो वो सारी प्रोटीन्स उसमें मेनोज के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप एडिशन नहीं होगा और उस पर कोई भी वो सिग्नल रिकॉग्निशन नहीं हो पाएगा कि इस प्रोटीन को कहाँ पे जाना है। तो ये भी डिफेक्ट है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज का। उसके अलावा डिफेक्टिव और मिसिंग एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो एसिड हाइड्रोलाइसिस मिस हो गए तो उसमें भी डिजीज हो जाते हैं, ये भी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज का एग्जांपल है। उसके अलावा डिफेक्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स टू द सेल सरफेस, तो ये नहीं होगा, सेल सरफेस पे लाइसोसोमल एंजाइम्स का ट्रांसफर नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा डिफेक्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स दैट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम गोल्जी टू लाइसोसोम, तो गोल्जी टू लाइसोसोम अगर प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट हो जाता है तो इसको बोलते हैं आई सेल डिजीज ओके। तो आई सेल डिजीज की वजह से लाइसोसोम के अंदर प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया हुआ है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ए फॉस्फोट्रांसफेरेज कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन फॉस्फेट फ्रॉम यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोज टू द C6 oxygen of selected mannose residue in high mannose type and glycan ओके। तो mannose के 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करवाता है ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन फॉस्फोट्रांसफेरेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन दैट जेनेटिसिस्ट
यूज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टू स्टडी द रिलेटेडनेस ऑफ एनिमल पॉपुलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है, मदर के थ्रू ट्रांसफर होता है ऑफस्प्रिंग के अंदर या फिर अनदर जो भी जनरेशन होती है उसके अंदर। मेल का से ओनली फॉर न्यूक्लियस फ्यूज होता है, अदरवाइज जो भी साइटोसोलिक जो मटेरियल रहेगा या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं वो कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, मेटरनल साइट से। तो इसमें क्या होगा, कोई भी रिकॉम्बिनेशन कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो इस वजह से इसको यूज किया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को एनिमल पॉपुलेशन के रिलेटेड स्टडी के लिए। तो इसमें आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेट्स एट ए स्लोअर रेट देन न्यूक्लियर डीएनए, ऐसा नहीं होता है। देन नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर होता है, इज फ्री फ्रॉम रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है एनिमल पॉपुलेशन की रिलेटेड स्टडी के लिए। ओके, ऑल माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन आर कोडेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स, ऐसा नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स सारे माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स को कोड नहीं करती, इसमें से कुछ ना कुछ प्रोटीन्स न्यूक्लियर वाली भी आती है, ये हम लोग प्रोटीन ट्रांसलोकेशन में देख चुके हैं। उसके बाद देयर आर ओनली ए फ्यू सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ऐसा भी नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर होता है और इसमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट है a mammalian cell culture is treated with cycloheximide protein synthesis of cell after treatment was recorded through the incorporation of labeled amino acid in which of the following organelles will fresh protein synthesis will be detected। तो साइक्लोहेक्सिमाइड क्या है, प्रोटीन के ट्रांसलोकेशन, जैसे ही ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को लेके आता है मैसेंजर आरएनए पे, तो वहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन होता है उसको इनहिबिट करता है साइक्लोहेक्सिमाइड। ओके, और साइक्लोहेक्सिमाइड सिर्फ इनहिबिट करता है प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन को, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसको इनहिबिट करता है साइक्लोहेक्सिमाइड। तो न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया ये सब क्या हो जाएंगे, और गोल्जी, ये सब किस में प्रेजेंट है, सॉरी ये साइक्लोहेक्सिमाइड इनहिबिट करता है सिर्फ यूकैरियोटिक प्रोटीन ट्रांसलेशन को। ओके, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रोकैरियोट्स का डेरिवेटिव है, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में हमने देखा है माइटोकॉन्ड्रिया का जो इवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है, बैक्टीरियल सेल से हुआ है। ओके, तो साइक्लोहेक्सिमाइड इनहिबिट करता है यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस को। तो न्यूक्लियस, ईआर और गोल्जी के अंदर तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो उस प्रोटीन का सिंथेसिस डिटेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप वापस से पूछ सकते हो। ओके, द नेक्स्ट है following statements are about chromatin organization in eukaryotes। chromatin organization के लिए ये 2019 का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि the length of DNA per nucleosome varies from individual tissue or species, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद typical nucleosomal packing pattern is strictly maintained across the genome of a organism, ये wrong है। उसके बाद while wrapping around the histone core particles uniform structure of DNA is maintained, ये भी wrong हो गया। Histone tail mediated internucleosomal contact is one of the essential factor to achieve the 30 nanometer fiber structure, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट और फोर्थ क्या है इसका करेक्ट है, इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन जो जीनोम का ऑर्गेनाइजेशन होता है उससे क्वेश्चन है। उसके बाद है इन ए माइग्रेटिंग सेल द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एंड द डिटरमाइंस द पोलैरिटी ऑफ द सेल। तो सेल की पोलैरिटी को डिटरमाइन करता है न्यूक्लियस एंड गोल्जी। ये सारे अनदर जो भी ऑर्गेनेल्स हैं ये क्या करते हैं, इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, लेकिन न्यूक्लियस और गोल्जी की पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इसी वजह से किसी भी माइग्रेटरी सेल की रिलेटिव पोजीशन को कौन डिटरमाइन करता है, न्यूक्लियस एंड उसकी पोलैरिटी को कौन डिटरमाइन करेगा, न्यूक्लियस एंड गोल्जी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रीन सिग्नलिंग प्रोमोट्स सेल माइग्रेशन बाय इंक्लूडिंग चेंजेस इन द, तो इंटीग्रीन सिग्नलिंग
क्या करती हैं, साइटोस्केलेटन का ऑर्गेनाइजेशन करवाती हैं, क्योंकि किसी भी सेल के माइग्रेशन में जो साइटोस्केलेटन है, चाहे वो माइक्रोट्यूबुल्स हो चाहे एक्टिन फिलामेंट हो, वो क्या करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल को एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करवाने पे। जैसे भी कोई जिस तरह से इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है, तभी वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रोफिल सेल्स काफी ज्यादा माइग्रेट करती है उस जगह पे। तो ये सब कौन करवाता है, साइटोस्केलेटन का ऑर्गेनाइजेशन होता है थ्रू इंटीग्रीन सिग्नलिंग से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट इसमें क्या है, इंटीग्रीन सिग्नलिंग प्रमोट सेल माइग्रेशन बाय इंड्यूसिंग चेंजेस इन द साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजेशन एंड बाय इंक्रीजिंग सेल्यूलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो सेल्यूलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी तो उसी वजह से सेल क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेगी। देन नेक्स्ट है, which one of the following changes occur in a directionally migrating eukaryotic cell? तो directionally migrating eukaryotic cell में क्या होता है, nucleus move towards the back and behind the Golgi। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें फ्रेगमेंटेड वाली कोई वो नहीं होती है, किसी भी ऑर्गेनेल्स का फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। ओके, देन नेक्स्ट है, in which one of the following membrane separation processes concentration difference is driving force? तो ऐसा कौन सा सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन को यूज किया जाता है एज ए ड्राइविंग फोर्स? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायलाइसिस। तो डायलाइसिस में क्या करते हैं, इन डायलाइसिस one or more solutes are transferred from one solution to another through a membrane down their concentration gradient, or per vaporation employ both a concentration gradient and pressure as driving force for separation। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और इसके रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए भी दिया हुआ है, तो आप लोग इनके बारे में देख के जाएं ताकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है इन सारे ऑप्शन से क्वेश्चन आ जाए। और इसी तरह से क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है ऑप्शंस के थ्रू, या फिर वो सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है टीबीटी जेआरएफ के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन थे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे या तो मोल बायोलॉजी से या जेनेटिक्स से। अगर आपका कोई भी सजेशन हो कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पहले करवाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।